हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कहानी रजिया सुल्तान की। इनके जीवन को हम एक कहानी के रूप में जानेंगे। कौन कौन सी चीजें इनके जीवन में किस समय पर हुई और इनका मूल्यांकन हम देखेंगे। इनकी की हुई चीजों को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इनको सुल्ताना रजिया भी कहा जाता है। और अगर इनके टाइम पीरियड या समय काल की बात करें तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया है। जैसा कि हम जानते हैं, सुल्ताना जो है एक योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। वह मध्य युग की अद्वितीय स्त्री थी और व्यक्तिगत दृष्टि से उन्होंने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसे राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। परंतु इसी कारण रजिया को प्रारंभ में ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रजिया की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभ अगर बात करें शुरुआती समय की, तो शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश जो है, जो रजिया के पिता थे, उनके ऐसा नहीं है कि उनके बेटे नहीं थे, उनके बेटे थे। और वो नसरुद्दीन महमूद जो उनका बड़ा बेटा था, उसको योग्य उत्तराधिकारी मानते थे। पर 1929 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं दब गई। और यहाँ पर उन्होंने ये तय किया कि रजिया जो है वो ही अगली सुल्तान बनेगी। हालांकि इस बात का बहुत ज्यादा विरोध हुआ और लोगों ने इस बात को मानने से इनकार किया कि एक महिला जो है वो सुल्तान बन सकती है। पर जब ये बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था, तो इल्तुतमिश ने उन लोगों को ये कहकर शांत किया कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अलावा मेरे पुत्रों में से कोई अन्य योग्य शासक बनने के लायक नहीं है। तो ये बात उन्होंने कही। तो शुरुआती समय की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने उनको चुनकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। आगे हम लोग देखें तो रजिया जो थी वो जैसे उनके पिता योग्य थे, वो भी उतनी ही योग्य थी। वो मिडेबल एजेस की या मध्य युग की एक अद्वितीय स्त्री थी। अगर हम लोग बात करें तो उस समय भारत में इस्लाम में पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और इसके संबंध में रजिया ने कभी भी जो परंपरा है, इस्लामिक परंपरा या जो भी परंपराएं चलती थी उस समय, उनका उल्लंघन तो किया ही, साथ में जो शक्ति थी उनको सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित नहीं किया, बल्कि अपने पास केंद्रित रखने के ऊपर बल दिया। और यही पॉलिसी जो है, यही जो नीति थी वो इल्तुतमिश की भी थी। उन्होंने क्या किया, जो पावर थी उसको सेंट्रलाइज करना या उसको केंद्रित करने का काम किया था। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि जो सरदार थे उन्होंने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया कि सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, पावर हमारे पास भी होनी चाहिए। आगे हम लोग देखें तो क्या होता है, आगे होता है संघर्ष। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को शासन मिल जाता है, ऐसे ही नहीं जो इतनी बड़ी जगह है वो मिल जाती है। संघर्ष हर जगह आप देखेंगे। तो इन्होंने भी सिंहासन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। अगर हम लोग बात करें तो उनके जब सिंहासन पर बैठने का अवसर था, तो उस समय पर बदायूं, मुल्तान, हासी, लाहौर के जो इक्तादार थे वो अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। और साथ ही जो प्रांतीय इक्तादार थे उन्होंने भी फिरोज को सिंहासन पर बैठाने में मुख्य भाग लिया था यहाँ पर। ठीक है, और विद्रोही बनकर दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली में फिरोज के स्थान पर रजिया सुल्तान बन चुकी थी। ठीक है, इससे उनका जो एक देश था वो तो पूरा हो गया था, परंतु रजिया को सुल्तान बनाने में उन्होंने भाग नहीं लिया। इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार न थे कि सुल्तान के चुनाव में उनकी भी सम्मति होनी चाहिए। इस कारण वे अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली तक पहुंचे। वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी जो थे, पहले ही फिरोज का साथ छोड़कर उनसे जा मिला था, क्योंकि रजिया के चुनाव में उसका भी कोई योगदान नहीं था।
ठीक है, क्योंकि रजिया को पहले से तय मान लिया गया था सुल्तान। तो यहाँ पर जो सूबेदार या इक्तादार थे, उनका कहीं ना कहीं रोल कम हो गया था और ये उनको चीज पसंद नहीं आ रही थी। रजिया प्रांतीय इक्तादारों को सुल्तान चुनने का अधिकार देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, इस कारण उसने इस आक्रमणकारी इक्तादारों से युद्ध करने का निश्चय किया। ठीक है, और दिल्ली के साथ अपनी सेना लेकर बाहर निकल गई। छुटपुट युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इसके पश्चात रजिया ने चालाकी से काम लिया। उसने बदायूं के इक्तादार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी और मुल्तान के इक्तादार मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया और उन्होंने वजीर जुनैदी एवं अन्य सरदार जो थे उन्हें कैद करने का वायदा किया। अब जब इसकी सूचना सरदारों को हो गई कि रजिया ने जानबूझकर स्वयं यह सूचना उनके पास जाने दी, इससे विद्रोही सरदार जो थे उनका क्या हो गया, मनोबल टूट गया। उनको लगा कि इतनी स्ट्रांग हो गई है रजिया, इतनी पावरफुल हो गई है, तो उससे लड़ेंगे कैसे। तो इसके बाद उनका पीछा किया गया। हासी का सूबेदार मालिक सैफुद्दीन कूची और उसका भाई फखरुद्दीन तो पकड़े गए और उनको कारागार में डाल दिया गया। लाहौर का सूबेदार जो था मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया और उसका सिर काटकर सुल्ताना के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वजीर जुनैदी की अगर हम लोग बात करें तो वो सरमूर की पहाड़ियों में भाग गया और जहां बहुत समय बाद मृत्यु भी हो गई उसकी। ठीक है, इन विद्रोही सरदारों का दमन करने की रजिया की कूटनीति और शक्ति एक बड़ी विजय थी। ठीक है, विद्रोही इक्तादारों को परास्त करने के पश्चात रजिया ने अपने शासन को कौशल एवं शक्ति से दृढ़ किया और सफलता हुई। तो कैसे इनका राज रहा ये हम देखेंगे। तो शासनकाल की अगर हम लोग बात करें तो उनका प्रमुख क्या उद्देश्य था कि शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करना। ठीक है, और सिंहासन जो है उसको अपने अधीन बनाना। ठीक है, उनको भी सिंहासन के अधीन लाना जो तुर्की गुलाम सरदार थे, जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। उसने अपने जो विश्वास पात्र सरदार थे उनको अलग अलग पोस्ट या पदों पर नियुक्त किया और जो पदों और सूबों में नवीन अधिकारी थे या नए अधिकारी थे उनको भी वहां पर इन्होंने नियुक्त किया। अगर बात करें हम लोग ख्वाजा मुहाजबुद्दीन को वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बतहू के को सेना का प्रधान और उनकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर तथा मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर का इक्ता दिया गया। ये लोग वही थे जिन्होंने रजिया को मदद की थी जब वो सिंहासन पर बैठ रही थी। ठीक है, आगे बात करें तो दो और बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एत्तगीन को अमीर हाजिब का पद दिया गया और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तादार सूबेदार बनाया गया। अब अल्तुनिया का नाम आप आगे भी पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है इनके बारे में। देखो, ये दो जो अधिकारी थे रजिया के कृपा पात्र थे और उनको अच्छे पद मिल रहे थे क्योंकि रजिया उनको पसंद करती थी। लेकिन बाद में रजिया के पतन की हम लोग बात करें तो उनका ही कहीं ना कहीं हाथ था रजिया के पतन में भी। एक अबिनीसियन मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया अमीर अखूर या जो घोड़ों की रखवाली करते हैं उसका प्रधान दे दिया, बना दिया। ठीक है, जमालुद्दीन, देखो घोड़े जो है, अगर आप घोड़े को क्या सिग्निफिकेंस है उस समय पर, जैसे अगर आप कहे कि हमारे इंडिया में जो डिफेंस है उसमें आप जो भी क्या कहते हैं हम लोग, जो विमान है या जो टैंक्स है या जो शिप्स है उसका अधिकार जिसके पास है, उसकी सिक्योरिटी का या जो भी पावर जिसके पास है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो घोड़े उस समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो उसका प्रधान बनाना मतलब घोड़ों को किस तरीके से काबू करना है और वो किसकी बात सुनेंगे, किससे कंट्रोल होंगे, तो ये एक बड़ी चीज थी उस समय पर। तो उसका प्रमुख यहाँ पर उनको बना दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जमाल याकूत जो है वो बहुत ज्यादा रजिया का खास था और जब भी रजिया घोड़े पर बैठने का अवसर होता था, जब भी बैठती थी घोड़े पर रजिया, तो वो सहारा दिया करता था कहीं ना कहीं। तो इस समय पर रजिया पर याकूत के साथ ऐसा आरोप लगाए जाते हैं कि रजिया का संबंध था, प्रेम संबंध याकूत के साथ। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इसको झूठा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, रजिया ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे तरीके से सरदारों को अपने अधीन रखा। ठीक है, बिहार के विद्रोही सरदार जो थे
तुगुल खान, उन्होंने भी रजिया के आधिपत्य को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था। उसने रजिया का आधिपत्य उच्च से लेकर लखनऊ तक तो स्वीकार कर लिया, ठीक है, परंतु रजिया को रणथंभ और ग्वालियर को जीतने में सफलता नहीं मिली। अब ये क्या बात बताती है कि जो इल्तुतमिश है उसकी मृत्यु के पश्चात जो हिंदू शासक थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए थे। ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग कि इससे क्या रजिया संतुष्ट थी। इतना सब होने के बाद भी रजिया संतुष्ट नहीं थी। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करना चाहती थी वो, और अपना राज भी बढ़ाना चाहती थी, शक्ति भी बढ़ाना चाहती थी। अच्छा, एक चीज और थी कि उन्होंने पर्दा प्रथा जो थी उसका भी त्याग किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मर्दाना कपड़े थे वो धारण करती थी, मतलब जो उस टाइम पे सिर्फ आदमियों के लिए या पुरुषों के लिए कपड़े होते थे, वो कपड़े रजिया पहनने लगी। दरबार में जाना शुरू किया, शिकार और घुड़सवारी आरंभ की और अपनी जनता के सम्मुख खुले मुंह जाने लगी। रजिया के व्यवहार से प्रतिक्रियावादी मुसलमान जो थे वो असंतुष्ट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो थे उस समय पर इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे। तो रजिया जो है जिस तरीके से बिहेव करती थी वो उन लोगों को पसंद नहीं आता था। अब यहाँ लोगों का कहना था कि महिला जो है कहीं ना कहीं उसको दुर्बल होना चाहिए, जो रजिया बिल्कुल ऑपोजिट थी उसकी। आगे बात करें हम लोग तो 1238 में गजनी और बनिहान के ख्वारिज्म शाह के सूबेदार जो थे मलिक हसन कारबुल, वो मंगोलों से लड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने रजिया से हेल्प मांगी थी या सहायता मांगी थी। रजिया ने सहानुभूति तो दी, ठीक है, और आय देने का भी वादा किया, पर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको सैनिक सहायता नहीं दे सकती या मैं अपने सैनिकों को नहीं भेज सकती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया रजिया ने, यहाँ पर जो मंगोल आक्रमणकारी थे अगर उनको पता लग जाता कि रजिया ने इस सुल्तान का साथ दिया या हमारी सेना के खिलाफ लड़ रही है, तो मंगोल आक्रमण कर देते रजिया पर भी। तो इस चीज से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। रजिया की शासन के तीसरे वर्ष की बात करें हम लोग तो तीसरे साल में क्या हुआ, वो अपने हाथ में केंद्रित करना चाहते थे शासन जो है, जैसा कि हम बार बार देखते हैं, और यही नीति है, यही जब भी आपको उसके बारे में दिखने आए, अगर 5 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की थी रजिया सुल्तान ने। अब देखिए, विदेशी और तुर्की मुसलमान जो थे बहुत सारे उनको जो पद थे उन पर नियोग किया गया, और वह गुलाम तुर्की सरदारों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इससे तुर्की गुलाम सरदार जो थे वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने रजिया को सिंहासन पर से हटाकर अपनी शक्ति को बनाए रखने का यहाँ पर उसकी कोशिश की। अब यहाँ इसके लिए ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता था, तो इसके लिए षड्यंत्र किया गया। दिल्ली और सूबे के जो सूबेदार थे, जो 40 सरदारों का एक गुट बनाया, उसमें शामिल थे अमीर हाजिब इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, लाहौर के सूबेदार कबीर खां एजाज, और भटिंडा के सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया जो थे इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, परंतु रजिया ने क्या किया, दिल्ली में रजिया पूर्ण सुरक्षित थी क्योंकि वहां पर शासन था उसका, तो वहां पर उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। ठीक है, और जैसा कि वो शासन करती थी, एक योग शासिका थी, तो लोग जो थे, नागरिक जो थे, वो भी उसके लिए वफादार थे और वो पूर्ण या पूरी तरीके से सचेत थे, जिसके कारण महल में कोई भी षड्यंत्र जो है सफल नहीं हो सकता था, और दिल्ली पर आक्रमण करके उसे जीतने का प्रयत्न जो है पहले की तरह असफल हो सकता था। अब इसी कारण रजिया को उसकी राजधानी से दूर ले जाकर ही मारा जा सकता है, ये वो लोग जानते थे। इसी वजह से 1940 में लाहौर के इक़्तिदार सूबेदार कबीर खान ने विद्रोह किया। रजिया ने तुरंत अपनी सेना लेकर उस पर आक्रमण किया। ये आक्रमण इतनी जल्दी हुआ कि जो बाकी षड्यंत्रकारी सरदार थे कबीर खान की सहायता के लिए पहुंच नहीं सके। ठीक है, अकेला कबीर खान जो है युद्ध में मंगोलों का आतंक था, इस कारण रजिया द्वारा वहां तक पीछा किए जाने, अब हेल्प नहीं पहुंचने की वजह से जो कबीर खान थे वो हार गया और रजिया जो है उससे भागने लगा, पर रजिया ने उसका पीछा किया और चिनाब नदी जो थी उसके उस पार मंगोलों का आतंक था, जैसे कि हम जानते हैं। इस कारण रजिया द्वारा सिर्फ वहीं तक पीछा किया जाने पर कबीर खान जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, रजिया ने सूबेदारी भी छीन ली उससे लाहौर की, लेकिन उसको मुल्तान जो है उसका सूबा दिया गया। फिर रजिया जो है, आगे हम लोग देखें तो विद्रोह जो है उनका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट निकला।
तो कबीर खान के विद्रोह को दबाने के बाद जब रजिया वापस आई तो मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, तो उसके बाद उनको एक और विद्रोह का समाचार मिला। किसने किया था? ये भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया का विद्रोह था। वैसे देखा जाए तो अमीर हाजिब जो है, रजिया के अमीर हाजिब एतगीन का एक मित्र था और बहुत ही सावधानी से वो ये विद्रोह कर रहा था। पर क्या हुआ, रजिया ने गर्मी की परवाह नहीं की और विद्रोह को दबाने के लिए वो तुरंत भटिंडा चली गई। और जिस समय पर रजिया भटिंडा के किले के सामने अपनी सेना को लेकर खड़ी हुई थी, तभी उसके तुर्की सरदार जो थे उन्होंने उसको धोखा दे दिया, जो ऑलरेडी ये चाह रहे थे कि रजिया ना रहे शासक, क्योंकि वो एक महिला थी, सबसे बड़ा कारण। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जमालुद्दीन याकुत जो है उसका वध कर दिया और रजिया के जो विरुद्ध विद्रोह करके उसको पकड़कर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। और कहाँ पर था ये सूबेदार? यहाँ का कौन था? अल्तुनिया। फिर रजिया के कैद हो जाने की जो सूचना थी वो षड्यंत्रकारियों को पता चल गई कि हाँ, रजिया यहाँ पर कैद हो गई। तो उन्होंने क्या किया, बहरम शाह जो था, तीसरा बेटा था इल्तुतमिश का, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। और ये पहले से उन लोग तय कर चुके थे कि रजिया के बाद बहरम शाह को ही सुल्तान बनाया जाएगा। फिर इनका नेता जो था एतगीन दिल्ली पहुंचा और नाइबे मामलिकात का नया पद उसको दिया गया। अब यहाँ विद्रोह तो सफल हो गया अल्तुनिया का, लेकिन उसके बाद भी उसको वो पद नहीं मिला जो वो चाह रहा था उसकी इच्छा के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, उसके मित्र एतगीन का वध करने के बाद उसको ये लगा कि अब तो कोई पद मिल नहीं सकता, तो उन्होंने वहां पर रजिया से विवाह कर लिया, उससे शादी कर ली। तो ऐसा करने से रजिया जो है अपने सिंहासन को प्राप्त कर लेगी, ऐसा उनको लगा, और अल्तुनिया जो है कहीं ना कहीं उनका भी सम्मान बढ़ जाएगा। फिर बहरम जो है उससे असंतुष्ट थे ज्यादातर सरदार जो थे, और उसमें से सरदार मालिक और सालारी भी जाकर मिल गए अल्तुनिया से। खोकर के राजपूत और जाटों को भी अल्तुनिया ने साथ में लाने की कोशिश की, ताकि कहीं ये जो है सफलता मिल सके उनको और रजिया जो है वापस सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन दिल्ली जो है वहां पर सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी और संगठित थी, तो यहाँ उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, और यहाँ पर अल्तुनिया की हार हुई और वापस वो बठिंडा लौट गया। उनके सैनिक जो थे उन्होंने रास्ते में उनका साथ छोड़ दिया और रजिया और अल्तुनिया को 1240 में मार दिया गया। ठीक है, जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो कुछ डाकू जो थे, हिंदू डाकू, उन्होंने रजिया को मार दिया। तो 13 अक्टूबर 1940 को यहाँ पर मृत्यु हो जाती है रजिया की। एक आर्किटेक्ट। आगे बात करते हैं हम लोग रजिया का मूल्यांकन। अब रजिया को कहाँ रखते हैं? जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है, वो रजिया को कहाँ रखते हैं? तो मिनाजुस सिराज जो थे उन्होंने कहा है कि मिनाजुस सिराज ने यहाँ पर जानकारी देते हैं उस समय के इतिहासकार कि रजिया ने लगभग 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक शासन किया था। फिर दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। ठीक है, यहाँ मिनाजुस सिराज जो है उनकी थिंकिंग यहाँ बताती है कि वो किस तरीके से सोचते थे, और ना सिर्फ उनकी पर ज्यादातर लोगों की थिंकिंग यही थी। उनके अनुसार वो सार उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, परंतु वही इतिहासकार उसके चारित्रिक गुणों को बताते हुए अंत में क्या लिखता है, ये सभी श्रेष्ठ गुण उसके किस काम के थे? अगर वो एक महिला थी, मतलब अगर महिला है तो किसी भी गुण का कोई मतलब नहीं निकलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से उस समय की सोच को बताता है, और रजिया का सुल्तान बनना यहाँ पर एक माइलस्टोन कहीं ना कहीं साबित हुआ है। ठीक है, कुछ इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि रजिया का स्त्री होना ही उसकी हार का कारण बना, लेकिन हमारे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है या आधुनिक इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं, ये एक बहाना है, क्योंकि विरोधी तो हमेशा हर इंसान के रहे हैं विरोधी, तो सिर्फ महिला होने का के कारण नहीं, पर एक एक ह्यूमन बीइंग जिसके एक विरोधी उसको नष्ट करना चाहता है, बस एक वही कहानी है ये। तो इसमें जरूरी नहीं कि वो स्त्री थी इसीलिए उनको हराया गया, उनको हटाया गया। ठीक है, वो कैसी थी? योग्य थी, शिक्षित थी, दयालु, कर्तव्य परायण और साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। ठीक है, एक कूटनीतिज्ञ भी थी, कौशल युक्त भी थी, और राज्य के जो हित थे उसमें ही वो काम करती थी। ठीक है,
फिर यहाँ पर जैसा कि इल्तुतमिश ने सुल्तान होते हुए भी ये मान लिया था कि उसके पुत्रों में से उसकी पुत्री जो है वो सबसे योग्य थी, तो उनका ये मानना लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा साबित हुआ था। फिर यहाँ पर रजिया जो थी वो अपने भाई के विरुद्ध होकर दिल्ली के सिंहासन पर तो उसने अधिकार प्राप्त कर ही लिया, ठीक है। वहीं उसके भाई की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। अपने भाई के विरुद्ध सिंहासन को प्राप्त करने का की जो उसकी कोशिश थी वो उसमें कहीं सफल थी, पर कहीं कहीं उसको असफलता भी मिली थी। अब जहां तक स्त्री होने का प्रश्न है और शासक बनने का प्रश्न है, तो भारत में जो इस्लाम के समर्थक थे तो उनके लिए ये नई बात जरूर थी, लेकिन अ, इस्लाम के इतिहास में ये नई बात नहीं थी, ठीक है। मिस्र, ईरान, ख्वारिज्म के जो साम्राज्य में स्त्रियां थी उन्होंने भी कहीं आपको जो स्त्री आए है वो शासक मिलेगी, तो यहाँ ये कोई नई बात नहीं थी। पर जो भारत में मुसलमान रह रहे थे या इस्लाम जो मानते थे उनके हिसाब से ये नई चीज थी, ठीक है। तो यहाँ पर मिनाज जो सिराज जो है वो उन्होंने क्या कहा कि वो श्रेष्ठ थी, पर जो विद्रोही सरदार थे उनमें फूट डालकर उनको हराने की भी कोशिश की। तो एक अच्छे शासक के सभी गुण वो रखती थी, और साथ ही वो खुले मुंह दरबार में बैठती थी, अपनी प्रजा के सामने जाती थी, और जो सरदार और नागरिक थे उनके सामने कभी उन्होंने पर्दा नहीं किया, और इस वजह से कभी किसी तरीके की उनके जो जो उनको लोग मानते थे या उनका प्रभाव था उसमें कमी नहीं आई थी उनके इस एक्ट से। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में कोई षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पावर को सेंट्रलाइज करके रखा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इक्तादार जो है उन्होंने बहुत अच्छे से उनका चुनाव किया, और जो उनके समर्थन में थे वो ही लोगों को उन्होंने इक्तादार बनाया या जो पावर है वो दी, ठीक है। और अपने विरोधी तुर्की गुलाम को अपने अधीन रखा हमेशा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अंत में रजिया असफल हुई, 3 साल, केवल 3 साल वो तुर्की अमीरों की शक्ति को नहीं तोड़ सकी, और यहां तक कि उन्हीं तुर्की अमीरों ने उसको नष्ट कर दिया। आगे बात करें हम लोग रजिया की असफलता का मुख्य कारण, तो रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदार थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। क्योंकि इल्तुतमिश के योग्य तुर्की सरदार जो थे राज्य में बड़े बड़े पदों पर थे वो, और उन्होंने इल्तुतमिश को अपनी शक्ति का आधार बना रखा था। उसके बच्चों के प्रति वफादार नहीं रह पाए वो। इल्तुतमिश के बाद की अगर हम लोग बात करें तो कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जिससे वो सुल्तान जो थे और सॉरी सूबेदार जो थे वो और ज्यादा प्रभावशाली हो गए। इसी के लिए वे मिलकर प्रयत्नशील रहे या उन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन जब रजिया सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिए उनकी शक्ति को कम करने की कोशिश की, तो उन्होंने रजिया को समाप्त करने का या खत्म करने का निर्णय लिया। अंत में वो सफल भी हो गए और उन्होंने रजिया के स्थान पर बहराम शाह को सिंहासन पर बैठाया। यही कारण था रजिया की जो असफलता थी उसका मुख्य कारण, ठीक है। परंतु इतिहासकार जो है रजिया को बहुत ही सम्मानित स्थान पर रखते हैं। अगर बात करें हम लोग तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है उनकी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रजिया के बारे में, उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में और भटिंडा के इक्तादार अल्तुनिया के बारे में किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, और अंत में रजिया जो है हिंदू डाकुओं के हाथों मारी जाती है। तो यहाँ पर अंत होता है रजिया की कहानी का। तो ये आप ग्रेव दे सकते है कि इस महान शासिका को किस तरीके की ग्रेव या जो कब्र है वो मिली है। ये रजिया सुल्तान और उनकी बहन की कब्र है, ठीक है। आप इसको दिल्ली में पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ एंड होप यू गाइज लाइक द वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो यहाँ पर आपको जो जो चीजें सुनने को मिली है, सीखने को मिली है, उसको ध्यान रखें और एक कहानी को अपने एग्जाम में जरूर यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।